हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैट में अभी तक हम लोगों ने क्या स्टडी किया था। चार्ज पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं और इन सबों से रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल डिस्कशन हम लोगों ने किया है। जितने भी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स होता है सबों का डिस्कशन हमने आपके सामने रखा है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट का जो रिमेनिंग टॉपिक है कैपेसिटर और कंडेंसर। कैपेसिटर का ही सेकेंड नेम होता है कंडेंसर। कैपेसिटर टॉपिक को स्टडी करने से पहले, समझने से पहले एक हेडिंग हमने लिया है, उसको पहले समझें। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एवं चार्ज मेटल प्लेट्स। अगर मेटल प्लेट्स Q1 Q2 है, हो सकता है तीसरा प्लेट भी होता था, चौथा भी हो सकता है, बट हमने पहले समझने के लिए दो ही प्लेट का इस्तेमाल किया है। दोनों प्लेट, ये भी मेटल प्लेट है, ये भी मेटल प्लेट है, दोनों मेटल प्लेट पर चार्ज Q1 एंड Q2 हमने रखा। अब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट क्या है। हम लोग रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करें तो ये अमाउंट ऑफ चार्ज Q1 और ये अमाउंट ऑफ चार्ज Q2 एक दूसरे से ऐसे इंटरचेंज करता है जैसे इस सरफेस पर आप 4 सरफेसेज मान लो। ये सरफेस 1 है, आउटर सरफेस कर सकते हो। ये सरफेस 2 हो गया, इसी का इनर सरफेस हो गया। इन दोनों के बीच में आप सोचेंगे तो इनर सरफेस हो गया। ये फिर थर्ड है, इसका इनर सरफेस है और ये इसका आउटर सरफेस है। ये दो आउटर सरफेस हो गया, दो इनर सरफेस हो गया। अब दो आउटर सरफेस और दो इनर सरफेस जब हमने नेमिंग कर लिया है तो ये सारे सरफेसेस पर जो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट, मैं बार बार टर्म यूज कर रहा हूँ। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट तो हो रहा है लेकिन चार्ज का ना तो लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है। आई मीन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये रिडिस्ट्रीब्यूशन किन किन बातों पर बेस्ड है? ये दो फैक्ट पर बेस्ड है। फैक्ट नंबर 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जब रिडिस्ट्रीब्यूट होगा डिफरेंट सरफेसेज पर तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ वैलिड होगा, मतलब चार्ज का ना तो लॉस होगा ना तो गेन होगा। दूसरा, इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। आप लोग समझ रहे होंगे ना, इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to 0. Inside the metal electric field is equal to 0. Inside the metal electric field 0 होता है, मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो आउटर सरफेस है इस पर टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। दिमाग में आप नहीं लाएंगे कि ये टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 2 है, इसका मतलब एवरेज ऑफ 2 चार्ज। दिमाग में नहीं सोचना है। मैंने क्या कहा? एवरेज ऑफ 2 चार्ज, ऐसा नहीं सोचना है, बल्कि जितने भी चार्जेज हैं सबको ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे आउटर सरफेस पर यहाँ पर हुआ है वैसे ही आउटर सरफेस पर यहाँ पर हुआ है। Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। बात रह गया इनर सरफेस का। इनर सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो आप इसके इनर सरफेस पर चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इस प्लेट का चार्ज माइनस दूसरे प्लेट का चार्ज डिवाइडेड बाई 2, मतलब डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बना हुआ है। आपके दिमाग में बार बार आ रहा होगा कि आखिर ऐसा हम क्यों
ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका जवाब कुछ ही देर में आपको मिल जाएगा, आगे हम वहां पर पहुंचेंगे। जैसे 2 नंबर सरफेस पर Q1 माइनस Q2y2 आपने रखा है, ठीक उसी तरीके से 3 नंबर पर अगर आप रखेंगे तो जितना चार्ज यहाँ पर होगा उसका अपोजिट चार्ज यहाँ पर होगा। मतलब दो मेटल जब एक दूसरे के नियर अबाउट में रखा जाता है तो फेसिंग सरफेस का चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो इक्वल एंड अपोजिट होने के लिए जितना यहाँ प्लस वैल्यू है उतना ही यहाँ पर माइनस वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 नंबर सरफेस पर अगर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 एंड सरफेस 4 सारे सरफेसेस पर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हमने लिख डाला। अब देखिए आपके दिमाग में बातें ये चल रहा था, आखिर ऐसा हमने क्यों कहा। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को आप माइंड कीजिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग जितना चार्ज का अमाउंट पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए। अब देखिए इन दोनों चार्ज को आप ऐड कीजिए, जो 1 सरफेस पर है और जो 2 सरफेस पर है। आप लोग अपने अपने कॉपी पर ऐड करके देखिए कितना वैल्यू आ रहा है। माइनस Q2 और प्लस Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा Q1 प्लस Q1 2Q1/2 Q1 रह जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस पर चार्ज पहले भी Q1 था, अभी भी Q1 है। रिडिस्ट्रीब्यूशन हमने नाम इसलिए दिया कि दोनों सरफेसेस पर जो चार्ज आया है वो रिडिस्ट्रीब्यूट होकर अलग अलग जरूर आ गया है, लेकिन टोटल वैल्यू जितना पहले था उतना अब भी है। यही काम आप यहाँ तक देखिए। इस पर जो चार्जेज आपने लिखा और इस पर जो चार्जेज लिखा है ये दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस Q1 प्लस Q1 कैंसल आउट हो जाएगा, Q2 2Q2/2 Q2 रह जाएगा। तो इस तरीके से Q2 वैल्यू यहाँ पर पहले भी था और अभी भी Q2 वैल्यू ही है। हमने क्या कहा कि अगर इसे प्रूफ करना होगा तो प्रूफ करने के लिए कोई एक पॉइंट ये सेलेक्ट करेंगे या तो ये सेलेक्ट करेंगे। इस पॉइंट पर इस सरफेस के चलते आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, फिर इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, फिर इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, फिर इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए। सभी के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऐड करके आप देखेंगे तो निश्चित रूप से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ चुका होगा। तो पहले हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझा दिया, ये रिडिस्ट्रीब्यूशन से चार्ज कंजर्वेशन फेल हमारा नहीं किया है। दूसरा हमने आपको ये समझाया है, प्रूफ आप लोग घर पर कर भी सकते हैं कि इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर किसी भी एक पॉइंट पर सारे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड अप करके देखेंगे तो उसका वैल्यू 0 होगा। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम 4 मेटल प्लेट्स में हमने 2 प्लेट लिया, लेकिन 2 से अगर ज्यादा प्लेट लेते हैं तो भी ये कॉन्सेप्ट वैलिड रहेगा। और प्रैक्टिस के लिए 1-2 सिचुएशन आपके सामने हम और रखने जा रहे हैं। थ्री प्लेट सिस्टम की अगर बात करें, 3 प्लेट सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक प्लेट ये हो गया, दूसरा प्लेट ये हो गया, तीसरा प्लेट ये हो गया। मान लो कि यहां पर चार्ज Q1 है और यहां पर चार्ज 0 है। ऐसा हो सकता है न्यूट्रल प्लेट लिखेगा। अगर कोई प्लेट न्यूट्रल दिया हुआ है, अब कोई जरूरी नहीं कि बीच वाला ही न्यूट्रल, कोई भी हो सकता है। न्यूट्रल प्लेट का मतलब होता है चार्ज का वैल्यू 0। तो जैसे हमने Q1 लिखा है तो Q2 का वैल्यू 0 आप लिखते हैं, इसका मतलब ये न्यूट्रल है। आपने एक तरीके से माना कि सेकंड पर चार्ज है लेकिन वो चार्ज का वैल्यू 0 है। 0 है मतलब कुछ भी नहीं है। अब यहां पर आप बात करें Q3, तो इस पर चार्ज का अमाउंट Q3। अब यहां पर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करेंगे तो सरफेसेज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ये तो आउटर सरफेस है, तो आउटर सरफेस का सेम कंसेप्ट लगा दें, क्या टोटल चार्ज
डिवाइडेड बाई 2। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि डिवाइडेड बाई 3 क्यों नहीं लिखेंगे, 2 प्लेट था तो 2 से डिवाइड किए, 3 प्लेट है 3 से, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करने से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड नहीं रहेगा। और जब रिडिस्ट्रीब्यूशन करके आप देखेंगे तो बाद में इसको आप चेक करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इस तरीके से करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारा क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। तो चलिए, इस आउटर सरफेस पर जो चार्ज हमने लिखा इसमें आपको क्या समझाया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2। ये भी आउटर सरफेस है, तो यहाँ पर भी चार्ज का वैल्यू क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2। ये बात अलग है कि Q2 का वैल्यू 0 है, तो Q2 का वैल्यू 0 है तो आप 0 पुट कर देंगे, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q3 बाई 2। और यहाँ का रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से Q1 प्लस Q2 को जब आपने 0 पुट किया तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या रह जाएगा, Q3। तो Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2। अब आगे बात करें इनर सरफेस पर, तो इस इनर सरफेस पर जब आप बात करेंगे तो मैंने जैसे उसमें सिखाया था, इसके चार्ज में से बाकी के चार्ज को क्या करना है, माइनस कर देगा, माइनस Q3 डिवाइडेड बाई 2। चूंकि Q2 का वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू कितना रह जाएगा, Q1 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसके बाद बात करें, जैसे इसके इनर पर आपने लिखा है वैसे यहाँ पर नहीं लिखेंगे, वैसे यहाँ पर नहीं लिखेंगे, आउटर के जस्ट इनर पर लिखने का हमने ये तरीका बताया। ये आउटर है तो इसका जस्ट इनर ये है, तो इस पर चार्ज लिखने का तरीका हमारा वही होगा, Q3 माइनस Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q2 का वैल्यू 0 पुट करेंगे, कितना बच जाएगा, Q3 माइनस Q1 बाई 2। अब देखिए, आपके दिमाग में ये आया होगा कि आपने अभी तक कितने सरफेसेज पर लिखा है, इन दोनों आउटर पर लिखा है और आउटर के जस्ट इनर पर आपने लिखा है, लेकिन ये दोनों सरफेस पर चार्ज कैसे हम लोग लिखेंगे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इन दोनों सरफेस पर चार्ज कैसे लिखेंगे। इन बात को आप समझने के लिए उस कंसेप्ट का इस्तेमाल करें जहां पर हमने कहा था कि फेसिंग सरफेसेज पर इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो जब इस पर आपने कैलकुलेट कर लिया तो जितना वैल्यू यहाँ पर आ रहा है इसका नेगेटिव साइन देकर आप इस पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो चार्ज का अमाउंट है इसका अपोजिट हो जाएगा और यहाँ पर जो चार्ज का अमाउंट है इसका अपोजिट हो जाएगा। अब इस वैल्यू को जैसे नंबर ऑफ सरफेसेज के लिए नंबरिंग अगर कर दें 1 2 3 4 5 6, तो देखिए तो लिखना कहाँ पर बाकी रह गया है, 3 और 4 पर, बाकी पर तो हमने लिख दिया है। तो 3 नंबर सरफेस पर जो चार्ज होगा उसको Q3 अगर लिखें तो 2 के अपोजिट होगा। तो 2 पर चार्ज ये है, ये वैल्यू 2 पर है, तो 2 के अपोजिट में माइनस Q1 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर Q3 इक्वल टू माइनस Q1 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई 2। Q4 जब लिखेंगे तब क्या होगा, Q4 5 का अपोजिट जाएगा, माइनस Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से सारे सरफेसेज पर हमने चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन लिखा है। अब न्यूमेरिकल बदलेगा तो क्या करेगा, 3 के बजाय 4 दे, लेकिन वैसे भी केसेज में फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट ऐसे ही चलेगा। न्यूमेरिकल बदलेगा तब क्या करेगा, हमने Q1 Q2 Q3 लिखा है, वो लिखेगा Q1 का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, Q2 का वैल्यू 3 माइक्रोकूलम, Q3 का वैल्यू 5 माइक्रोकूलम, ऐसा देगा और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस लिखने के लिए कहा जाएगा। चलिए, तो इस तरह का एक एग्जाम्पल आप लोग के लिए होमवर्क हम दे रहे हैं।
इसको आप लोग खुद करेंगे। ये 3 प्लेट्स है, के केस में इस पर चार्जेज 2 माइक्रोकूलम है, इस पर चार्जेज -2 माइक्रोकूलम है, और इस पर चार्जेज 4 माइक्रोकूलम है। प्रत्येक सरफेस पर चार्ज का वैल्यू आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन आपको लिखना है। हमने लैंग्वेज कुछ नहीं लिखा है, आप लोग समझ जाएंगे। होमवर्क क्या रहा आप लोग के लिए, ये सभी वैल्यू लिखना है। राइट Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q6, ये सारा वैल्यू आपको लिखना है। चलिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बाद आगे हम लोग देखते हैं कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन। चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का कैपेसिटर के स्टडी में हमें जरूरत था, इसलिए पहले ही हमने डिस्कस कर लिया। कुछ बुक में इसका डिस्कशन गॉस लॉ में किया हुआ है। कैपेसिटर की हम बात करें तो सबसे फर्स्ट लाइन डिवाइस टू स्टोर चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और चार्ज को स्टोर करने वाला डिवाइस कैपेसिटर का होता है। कैपेसिटर का सेकेंड नेम है कंडेंसर। कैपेसिटर को एनालाइज आप करें तो कैपेसिटी टू स्टोर इज द कैपेसिटर। स्टोर करने की कैपेसिटी को कैपेसिटर कहते हैं। कंडेंसर, कंडेंस करने की एबिलिटी जिसमें होता है उसको कंडेंसर कहते हैं। कंडेंस करना का मतलब भी होता है स्टोर करके रखना। अब यहां देखिए, डिवाइस टू स्टोर चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी इज द कैपेसिटर। नेक्स्ट, कैपेसिटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये डिवाइस हम लोग बनाते कैसे हैं। 2 conductors placed at a small separation। जब किसी 2 कंडक्टर को स्मॉल सेपरेशन पर रखते हैं तो वह कैपेसिटर होता है। अब सोचिए कि कैपेसिटर बनाना कितना आसान सा काम है। रास्ते में आपके छत पर, आपके घर के किसी पार्ट में 2 मेटल कहीं फेंका हुआ है, उसको उठा लीजिए, अगल बगल में रख दीजिए, कैपेसिटर बन गया। तो आपको लगता होगा बड़ा अजीब सा बात है कि ये कैपेसिटर बन गया और ये चार्ज भी स्टोर करेगा और एनर्जी भी स्टोर करेगा। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, ऐसा ही होगा, लेकिन इसके लिए आपको चार्जिंग सोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा, किसी बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, या कोई भी चार्जिंग सोर्स आप ले सकते हैं उसके बदले, जहां से कि चार्ज सप्लाई हो सकता है। तो वह चार्ज को भी स्टोर करेगा और एनर्जी को भी स्टोर करेगा। आगे बारी बारी से सबका हम डिस्कशन पढ़ेंगे कि चार्ज स्टोरेशन का फार्मूला क्या होगा, फिर एनर्जी स्टोरेशन का फार्मूला क्या होगा। बट अभी हमने क्या रखा आपके सामने कि 2 कंडक्टर को जब स्मॉल सेपरेशन पर रखते हैं तो वह कैपेसिटर कहलाता है। अब जैसे इसमें फर्स्ट नंबर आप देखें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये नेम क्यों दिया गया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट को एक दूसरे के पैरेलल रखा जाता है। एक प्लेट ये हो गया, दूसरा प्लेट ये हो गया, दोनों को एक दूसरे के हमने पैरेलल रखा। और जब दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रखा तो इसके बीच का सेपरेशन कुछ होगा लाइक D। और मान लो कि इस पर चार्ज हमने Q1 अगर सप्लाई किया और इस पर चार्ज Q2 सप्लाई किया, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज यहाँ पर होगा। क्या होगा? हमने कहाँ से सप्लाई किया ये हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन हमने कहा कि अगर
इस पर चार्ज Q1 दिया और इस पर चार्ज Q2 दिया, तो यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज होगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। आउटर सरफेस पर चार्ज Q1 प्लस Q2/2 होगा, इधर भी Q1 प्लस Q2/2। लेकिन अब इसी में सोचिए कि इन दोनों पर जो चार्ज दिया जा रहा है Q1 और Q2 अगर इक्वल अमाउंट का हो गया, तब यहाँ पर भी प्लस Q और यहाँ पर जो सप्लाई किया जा रहा है माइनस Q। अगर मान लो इस प्लेट पर चार्ज माइनस Q है, इस प्लेट पर चार्ज प्लस Q है, मतलब न्यूमेरिकली इक्वल है बट नेचर दोनों का अपोजिट है, साइन अपोजिट है, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करेंगे तो आउटर सरफेसेज पर चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस Q2/2, मतलब Q माइनस Q/2 इक्वल टू 0, मतलब आउटर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आउटर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं होगा, 0 चार्ज होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, Q1 माइनस Q2/2, तो Q1 माइनस Q2/2, तो यहाँ पर दोनों को आप एडअप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, Q प्लस Q/2 इक्वल टू Q। यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप देखिए जितना ये यहाँ पर है उसी का अपोजिट यहाँ पर होगा, तो ये प्लस Q अगर यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर माइनस Q। अब इसी रिप्रेजेंटेशन को आप ऐसे भी दिखला सकते हैं कि जब दो प्लेट पर इक्वल चार्ज हमने दिया है, ये भी प्लस Q और यहाँ पर माइनस Q, तो आउटर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं होगा, सरफेस होगा इनर सरफेस पर, चार्ज होगा इनर सरफेस पर, चार्ज होगा इनर सरफेस पर, मतलब यहाँ पर प्लस चार्ज होगा, यहाँ पर चार्ज क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा। अब जरा सोचिए, ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे होगा, प्लस से आउट होगा माइनस की ओर, प्लस से आउट होगा माइनस की ओर, प्लस से आउट होगा माइनस की ओर। अब आपके दिमाग में ये चला होगा कि आखिर स्मॉल सेपरेशन का क्या फायदा है। स्मॉल सेपरेशन का ये फायदा है कि लाइन्स ऑफ फोर्स स्ट्रेट रह जाता है। अगर स्मॉल सेपरेशन नहीं लेंगे तो लाइन्स ऑफ फोर्स स्ट्रेट नहीं हो जाता है। ये बात अलग है कि एंड के पास आप देखेंगे तो लाइन्स ऑफ फोर्स थोड़ा सा कर्व होता है एंड के पास, लेकिन बाकी रीजन में क्या होता है, स्ट्रेट होता है। यह स्ट्रेट होना किस कारण से है, यह स्ट्रेट होना किस कारण से है, ड्यू टू स्मॉल सेपरेशन, ड्यू टू स्मॉल सेपरेशन ये स्ट्रेट रह पा रहा है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट होता है। अब दोनों पर चार्ज इक्वल एंड अपोजिट आता है। ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता कहां से है, मान लो किसी बैटरी से आपने इसको कनेक्ट कर दिया है, ये प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आपने कनेक्ट किया और दूसरे प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। जो बैटरी आपने यहाँ पर दिखलाया है, इस बैटरी का वोल्टेज अगर आप V ले लें तो ये जो चार्ज यहाँ पर सप्लाई किया तो इस पर अगर प्लस Q सप्लाई करेगा तो इस पर माइनस Q चार्ज सप्लाई। अब देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि इसमें टू मेटल प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, टू कंडक्टिंग प्लेट्स, two conducting plates are placed parallel to each other. Second number point, due to very small separation, हमने आपको क्या कहा, due to very small separation lines of force remain straight in between the gap. Due to very small separation, lines of force remain straight in between the
गैप। और स्ट्रेट रहने से हमने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड is uniform, that is इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यूनिफॉर्म है, तो ड्यू टू वेरी स्मॉल सेपरेशन लाइंस ऑफ फोर्स रिमेन स्ट्रेट इन बिटवीन द गैप, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर सी नंबर पॉइंट, दो प्लेट में से एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पर नेगेटिव चार्ज है। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं, और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको नेगेटिव प्लेट बोलते हैं। प्लेट हैविंग प्लस क्यू चार्ज इज पॉजिटिव प्लेट। चलो, तो सी नंबर पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया। प्लेट हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव प्लेट एंड प्लेट हैविंग नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। डी नंबर पॉइंट, डी नंबर पॉइंट, चार्ज ऑन द कैपेसिटर का मतलब क्या होता है? जब आपसे चार्ज ऑन द कैपेसिटर बोला जाता है तो कैपेसिटर में तो दोनों प्लेट है, तो आप क्या बोलेंगे? प्लस क्यू और माइनस क्यू ऐड होकर जीरो हो गया, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं मानते हैं। चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द capacitor means charge of its positive plate। इसका जो पॉजिटिव प्लेट होता है उस पर जो चार्ज होता है उसी को चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होकर बोलते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं और चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज जीरो। तो यहाँ पर आप केयर करें, चार्ज on the capacitor is zero। ये रॉन्ग थिंकिंग है, ये रॉन्ग फैक्ट है, ये आपको कभी नहीं सोचना है। चार्ज ऑन द कैपेसिटर जीरो होता है ऐसा नहीं सोचना। नेक्स्ट पॉइंट ई, charge on the capacitor is directly proportional to potential difference on it, that is Q directly proportional to V। ये जो ऊपर सेंटेंस हमने लिखा है उसका मैथमेटिकल फॉर्मेट ये हो गया। और आप जानते हो कि प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करने के बाद कांस्टेंट वैल्यू आता है, तो इसको आप रिमूव करेंगे तो Q इक्वल टू C इंटू V। This constant C is named as capacitance of the capacitor। इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, C इक्वल टू Q बाई V, C इक्वल टू Q बाई V, चार्ज बाई पोटेंशियल। आप यहाँ से देखोगे तो ऐसा लगता है कि चार्ज इंक्रीज करेंगे कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल इंक्रीज करोगे कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि कैपेसिटेंस कांस्टेंट वैल्यू है। कैपेसिटेंस कैन बी डिसाइडेड बाय द रेशियो चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, बट कैपेसिटेंस does not depend on the value of charge and value of potential difference V। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में ये मेंशन कर सकते हैं, कैपेसिटेंस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। आप इसको डेली लाइफ से समझना चाहें तो ऐसे समझिए, कैपेसिटेंस इंडिकेट्स द कैपेसिटी
आप ऐसे सोचो कि किसी कंटेनर का, किसी बर्तन का कैपेसिटी 1 लीटर है। इसका मतलब क्या है, उसमें 1 लीटर वाटर नहीं भी डालते हैं तो भी तो कैपेसिटी उसका 1 लीटर है। जिस समय वो खाली रहता है तब भी वह कैपेसिटी 1 लीटर के लायक होता है। और मान लो कि आधे स्पेस में आप लिक्विड को फिल करते हो, इसका मतलब क्या है, उसका कैपेसिटी ½ लीटर तो नहीं हो गया, कैपेसिटी तो उसका 1 लीटर ही है। तो जस्ट यहाँ पर भी कैपेसिटी की बात करता है, वहां पर कैपेसिटी टू स्टोर द लिक्विड, कैपेसिटी टू स्टोर द गैस, बट यहाँ पर कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। जिस समय आप कैपेसिटर का यूज नहीं करते हो, डेली लाइफ में कैपेसिटर, कंडेंसर का यूज फैन में होता है। फैन में कंडेंसर यूज करते हो तो जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हो तो उस पर चार्ज क्या होता है, स्टोर होता है। लेकिन जिस समय आप ऑफ रखते हो उस समय उस पर कोई चार्ज स्टोर नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कैपेसिटी 0 हो गया। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चार्ज सप्लाई 0 हो गया तो कैपेसिटेंस 0 हो गया, बिल्कुल नहीं। चार्ज का सप्लाई हमने बंद किया मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कैपेसिटेंस नहीं है। कैपेसिटेंस उस समय भी है जिस समय उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और कैपेसिटेंस उस समय भी है जिस समय उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो कैपेसिटेंस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब आगे से आप ये नहीं कहेंगे कि ये इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा, ये कहना गलत है। चार्ज इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, ये कहना गलत है। चलिए अब आगे बात करते हैं, कैपेसिटेंस अगर इन दोनों बातों पर डिपेंड नहीं करता है तो कैपेसिटेंस आखिर कौन सा बातों पर डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन में मेनली 3 फैक्टर्स है। फैक्टर नंबर फर्स्ट, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द कंडक्टर्स, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द कंडक्टर्स। नंबर सेकेंड, सेपरेशन और गैप बिटवीन 2 कंडक्टर्स, सेपरेशन और गैप बिटवीन 2 कंडक्टर्स। थर्ड नंबर, मीडियम इन बिटवीन द 2 कंडक्टर्स, दोनों कंडक्टर के बीच का कौन सा मीडियम है इस पर भी डिपेंड करता है। मीडियम in between the 2 conductors. H number point, symbolic representation, symbolic representation। जनरली कैपेसिटेंस को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सी हमने लिख दिया। अब यहां पर देखिए, ये एक पॉजिटिव प्लेट हो गया तो ये नेगेटिव प्लेट, अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। ये हमने कर्व करके दिखलाया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम कर्व करके दिखलाएं। ऐसे कुछ बुक में एक प्लेट को कर्व कर देता है, दूसरे को स्ट्रेट रखता है, बट ऐसे भी आप रख सकते हैं। ये सिंपल, ये 2 लाइन आपने बना दिया। अब देखिए, इसको जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो जो पॉजिटिव साइड रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, और जो नेगेटिव साइड है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब जो नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है नेगेटिव प्लेट, जो पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है पॉजिटिव प्लेट। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैपेसिटर हो गया। एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट हम लोग क्या यूज करते हैं, तो आप देखिए तो कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कूलम पर यूनिट वोल्ट। तो कूलम पर यूनिट वोल्ट कैपेसिटेंस का अगर वैल्यू है
तो इसका SI यूनिट कूलम पर यूनिट वोल्ट। कूलम पर यूनिट वोल्ट को ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फैराड से। क्या जिसे रिप्रेजेंट करते हैं? फैराड से। शॉर्टकट में आप सिंपल F लिख सकते हैं, फैराड F। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट कैपेसिटेंस C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है 12th एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए ये प्रूफ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जिस स्टूडेंट को 12th का एग्जाम नहीं भी देना है वैसे स्टूडेंट के लिए भी इसका प्रूफ अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। ये जो फार्मूला हमने डिराइव किया है, डिराइव करने जा रहे हैं, यह डिराइव फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला है। ये नीट का एग्जाम हो चाहे IIT का एग्जाम हो, सभी के लिए डायरेक्टली यूज होने वाला फार्मूला है। तो इस टॉपिक में ये फार्मूला तो काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है ही, चाहे आप नीट का प्रिपरेशन करें चाहे आप IIT का प्रिपरेशन करें। लेकिन ये क्वेश्चन का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है 12th के एग्जाम के पर्पज से। इसके प्रूफ से पहले इसका बैकग्राउंड हम समझें, A क्या दिया हुआ है, D क्या दिया हुआ है। लेट अस कंसीडर टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग सरफेस एरिया कैपिटल लेटर A, मतलब वहां पर जो कैपिटल लेटर A यूज किया वो क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया समझ रहे हैं ना, ये प्लेट इधर से है तो ये सरफेस एरिया। फिर ये बैटरी से कनेक्टेड किया गया है तो इस पर पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज हो गया, इस पर माइनस क्यू चार्ज हो गया। D इज द स्मॉल सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। ऑलवेज हमने आपको डिस्कस किया है कि दो प्लेट के बीच का सेपरेशन वेरी स्मॉल लेना है। अब टू प्लेट्स के बीच का सेपरेशन वेरी स्मॉल हमने लिया, उसको स्मॉल लेटर D से रिप्रेजेंट किया। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। जितना बैटरी का टर्मिनल के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस डेरिवेशन के लिए हम लोग एक पॉइंट P कंसीडर करते हैं इन बिटवीन द गैप। दो प्लेट के बीच गैप है, उसमें एयर मीडियम हमने रखा है। ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है जब दो मीडियम के बीच एयर होता है। P पॉइंट जब हम कंसीडर करते हैं तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के वजह से भी होगा और इस प्लेट के वजह से भी होगा। लेकिन हमने कहा था कि मेटल के केस में आउटर सरफेस इसका चार्जलेस होता है। ऐसा मैंने बताया था पिछले डिस्कशन में। ये मेटल का दो प्लेट है तो आउटर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं होगा अगर ये दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है। तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो सारा चार्ज क्या होगा, इनर सरफेस पर चलाएगा और लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट लाइन होगा। मैंने समझाया था इसमें। और कंडक्टर के सिंगल सरफेस के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आप यहां पर लिखेंगे तो आप इस तरीके से देखें, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के वजह से राइट साइड होगा। आपको याद होगा कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं वहां पर +1 कूलम का चार्ज इमेजिन करते हैं। कितने का चार्ज इमेजिन करते हैं, +1 कूलम का चार्ज। तो ये +1 कूलम का चार्ज इमेजिन करते हैं यहां पर। तो ये प्लस प्लस के बीच क्या होगा, रिपल्सन, और माइनस प्लस के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। अब यहां पर E प्लस और E माइनस हो गया। तो E प्लस और E माइनस दोनों सेम डायरेक्शन में है। दोनों सेम डायरेक्शन में क्यों हुआ समझ में आया ना, चूंकि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब टोटल वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का P पॉइंट पर आप कितना लिखेंगे, E प्लस प्लस E माइनस। E प्लस का वैल्यू क्या होगा,
सिग्मा बाई ई प्लस का वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ई माइनस का वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। टोटल वैल्यू ऐड करेंगे तो कितना होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या लिखते हैं आप, सरफेस चार्ज डेंसिटी, याद होगा आपको सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। मतलब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद क्या करेंगे, EP इक्वल टू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट अगर आपने लिखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये भी आपने पढ़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई सेपरेशन, याद है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई सेपरेशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। इसको आगे आप कंटिन्यू करेंगे तो Q बाई V का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस होता है तो कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये फार्मूला डिराइव हो चुका है। ये सारे लोग समझ रहे हैं ना कि V बाई D को ये हमने क्यों लिखा है, जिन्हें समझने में दिक्कत हो रहा है वैसे स्टूडेंट के लिए मैंने लिख दिया है EP इक्वल टू माइनस dV बाई dr, जहां पर dV पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और dr डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ डिस्टेंस के जगह पर d हो गया और dV के जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस v हो गया। इसी फॉर्मूला का हमने यूज किया था, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रूफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट कैपेसिटेंस C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K बाई D। फॉर्मूला वही लगा होगा बट थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है, K आ गया। K क्या है आगे आप देखिए, इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इन बिटवीन द गैप। अभी जो आपने प्रूफ किया था वह दो प्लेट के बीच का मीडियम क्या था, एयर, लेकिन अब क्या कंसीडर करना है, कोई भी मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो एयर को यहां से मैंने हटा दिया, एयर के बदले कोई मीडियम कंसीडर किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू K है। प्रूफ का सारा पैटर्न वही होगा जो आपने पीछे देखा था। आप देखें डायग्राम में भी हमने कहीं कोई चेंज नहीं किया है, जो पीछे का डायग्राम है वही डायग्राम अभी भी है, सिर्फ एयर के बजाय कोई मीडियम हमने कंसीडर कर लिया है और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू K है। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के चलते E प्लस, नेगेटिव चार्ज के चलते E माइनस, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस प्लस E माइनस। फर्क क्या होगा, जब एयर था तो एप्सिलॉन नॉट आपने लिखा है और जब मीडियम है तो मीडियम होने से K टाइम से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है, याद है। मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K आने से कूलम्ब्स फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ डिक्रीजेज बाय K टाइम्स। तो K टाइम्स यहाँ भी डिक्रीज करेगा, K टाइम्स यहाँ भी डिक्रीज करेगा। रिजल्ट क्या होगा, ऐड करेंगे तो यहाँ K हो जाएगा, यहाँ K हो जाएगा। Q by A epsilon naught K, that implies V by D equal to Q by A epsilon naught K। अब यहां से देखिए सारा फार्मूला का कॉन्सेप्ट तो वही था, केवल वहां पर एयर था तो एयर के लिए हमने बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है, इसलिए वहां पर K का कोई वैल्यू हमने नहीं दिखलाया था या K का वैल्यू 1 दिखलाया था। यहाँ पर सारा रिजल्ट सिमिलर पैटर्न पर जा रहा है। आप देखिए तो क्या फर्क पड़ गया, A एप्सिलॉन नॉट K यहाँ पर आ गया बाई D, तो Q बाई V का रेशियो C हो गया, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K A बाई D। अब देखिए दोनों प्रूफ में आपको क्या डिफरेंस दिखा, एक था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक दैट इज विथ एयर मीडियम, दूसरा क्या है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन बिटवीन। बिटवीन में क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रूफ देखेंगे, इसको आप लोग नोट करें।